In this question, a mass capital M moves at a speed v0 perpendicular to a dumbbell at rest on a frictionless horizontal table as on the figure. The dumbbell consists of two masses M at the end of a massless rod. The mass M, capital M, collides elastically with one of the masses not head-on. Head-on collision the oblique collision है. And afterwards it is observed that capital M moves perpendicular to its initial direction with a speed u. What is u in terms of v0, small m, capital M? What is the smallest value of small m in terms of capital M for which this scenario is possible? तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो एक बॉल आ रही है उसका इसके साथ में कोलिजन हो रहा है और कोलिजन होने के बाद में ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से परपेंडिकुलर मूव करने लगता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो है कि एंगुलर मोमेंटम और इन कंसेप्ट्स का यूज़ किया जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको एक ऐसे मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, मेथड नंबर 1 इसको मैं बोलूँगा। इसमें मैं किसी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और इनकी बात नहीं करूँगा और ये मेथड जो है वो जनरली लाइट रॉड जो होती है, मासलेस जो रॉड होती हैं, उनके लिए आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। अब मासलेस रॉड या लाइट रॉड में ऐसी क्या खासियत होती है, एक बार उसको फटाफट मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो जो ये मासलेस रॉड होती है या लाइट रॉड होती है, मासलेस रॉड can only exert force along its length। इस तरीके का डिस्कशन मैंने पहले भी एक वीडियो कोलिजन से रिलेटेड एक वीडियो था उसमें कर रखा है, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ पर भी मैंने इन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी। तो मासलेस रॉड कैन ओनली एक्सर्ट फोर्स अलॉन्ग इट्स लेंथ, केवल अपने लेंथ के अलॉन्ग ये फोर्स लगा सकते हैं, अपने लेंथ के परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगा सकती है। क्योंकि मासलेस रॉड है तो मास अगर जीरो रखेंगे तो इस पर नेट फोर्स जीरो लगना चाहिए हमेशा, और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो इस पर जो नेट टॉर्क है, नेट टॉर्क भी जीरो आना चाहिए। तो जो मासलेस सिस्टम्स होते हैं उन पर नेट फोर्स, नेट टॉर्क, ये सब कुछ जीरो आना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मासलेस रॉड है, इसके दोनों एंड पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हैं जिन पे ये फोर्सेस एक्सर्ट कर रही है। तो सपोज़ कि इसने इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट किया है वो फोर्स कुछ ऐसे एक्सर्ट किया है अलोंग द लेंथ। मैं फोर्स के दो कंपोनेंट्स कर देता हूँ, अलोंग द लेंथ, और उसके बाद में सपोज परपेंडिकुलर टू द लेंथ इस तरीके से फोर्स एक्सर्ट किया है। इसको मैं नाम देता हूँ, सपोज दिस इज़ F1 और सपोज ये है F2। अब क्योंकि रॉड के इस एंड ने ये फोर्सेस एक्सर्ट किए हैं तो रॉड पे भी ये फोर्सेस लगेंगे, तो F1 इस रॉड पे कुछ ऐसे लग जाएगा और F2 ऐसे लग जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाना चाहिए। अब उसके बाद में क्योंकि नेट फोर्स अब जीरो होने चाहिए तो F2 इधर फिर इसका मतलब ऐसे आया होगा, और यहाँ पर जो F1 आया होगा वो कुछ ऐसा आया होगा। और ये जो बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर ये एक्शन रिएक्शन अगर दिखाएं तो इस पर F1 ऐसे लगा होगा और जो F2 है इसके ऊपर ऐसे लगा होगा। तो मैं इस रॉड के ऊपर जो अलॉन्ग लेंथ है और परपेंडिकुलर लेंथ है वो फोर्सेस दिखा रहा हूँ। अब अगर आप सिर्फ इस रॉड को कंसिडर करो, रॉड के ऊपर मैंने दिखा दिया, यहाँ पर ये F1 दिखा दिया, ये इधर F1 दिखा दिया, इन फोर्सेस को कैंसिल होते हुए दिखा दिया। इस तरीके से ये F2 दिखा दिया, इधर भी F2 दिखा दिया। तो F1 ठीक है, नेट फोर्स जीरो हो गया, F1 कैंसिल, F2 कैंसिल, तो नेट फोर्स जीरो तो हमने ऑब्टेन कर लिया। लेकिन ये जो F1 है, चलिए इसके वजह से तो कोई टॉर्क नहीं आएगा, लेकिन जो F2 है यहाँ पर ये एक फोर्स कपल सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं और ये फोर्स कपल सिस्टम इस रॉड को कुछ इस तरीके से रोटेट करवा देगा। तो नेट टॉर्क फिर यहाँ पे जीरो नहीं रहेगा, F2 इंटू एल के बराबर नेट टॉर्क यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये F2 होने ही नहीं चाहिए। अगर ये F2 होते ही नहीं तो उस केस में यहाँ पर ये नेट टॉर्क नहीं आता। तो दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड कि F2 यहाँ पे जीरो होगा, और F2 कौन से फोर्सेज हैं, परपेंडिकुलर टू द लेंथ फोर्सेज हैं यहाँ पर ये F2। तो ये कंक्लूजन हमेशा आप माइंड में रख सकते हैं कि एक मासलेस रॉड जो है वो अगर फोर्स लगाती है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लेंथ के अलॉन्ग लगा सकती है और लेंथ के अलॉन्ग भी लगा सकती है। तो ये दोनों तरीके के फोर्सेस लगा सकती है। ये बॉडी को पुल भी कर सकती है और बॉडी को पुश भी कर सकती है। इट कैन पुश और पुल बोथ। ये पुश करने वाला फोर्स हो सकता है और पुल करने वाला फोर्स हो सकता है, दोनों हो सकता है। स्ट्रिंग के केस में हम पढ़ते हैं कि स्ट्रिंग सिर्फ यहाँ पे क्या कर सकती है, पुल कर सकती है अलॉन्ग इट्स लेंथ। लेकिन जो ये रॉड है, मासलेस रॉड, वो अगर फोर्स लगाती है तो पुश वाला भी हो सकता है और पुल वाला भी हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को माइंड में रखते हुए मैं इस क्वेश्चन को आगे यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये इनिशियल डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे और फाइनल डायग्राम बनाते हैं इसका।
अब क्योंकि यहाँ पे ये हेड ऑन कोलिजन नहीं हुआ है, कुछ ऑब्लिक टाइप का कोलिजन हुआ है, तो ऑब्लिक टाइप का कोलिजन हुआ है और इसके जो वेलोसिटी है वो सीधे परपेंडिकुलर हो गई है। तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है विद वेलोसिटी यू, कैपिटल एम मास। इसका मतलब है कि इसके ऊपर इस बॉल की वजह से जो इम्पल्स लगा होगा या जो भी इम्पल्स इसके ऊपर लगा है वो एक तो उसने ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ख़त्म कर दी है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ख़त्म कर दी है तो इस पर टूवर्ड्स लेफ्ट एक इम्पल्स लगा होगा और उसके साथ साथ इसने वर्टिकल वेलोसिटी जनरेट कर दी है, तो एक वर्टिकल इम्पल्स का कंपोनेंट भी रहा होगा। तो इस पर जो इम्पल्सेस लगे होंगे उसके दो कंपोनेंट्स रहे होंगे, लेफ़्ट और अप। तो लेफ़्ट और अप, उसका उल्टा जस्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगर इस पर लेफ़्ट लगा है इम्पल्स तो इस पर राइट लगा होगा, इस पर अगर अप लगा है तो इस पर डाउन लगा होगा। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि इसके जो वेलोसिटीज़ हैं वो इन दोनों डायरेक्शंस में यहाँ पर आ रही हैं और इन दोनों डायरेक्शंस में इसके जो वेलोसिटीज़ हैं इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ v और सपोज इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ v1। ठीक है, अब इसके बाद तो इसके साथ कंस्टेंट ये है कि इसके साथ तो कोलिजन हुआ नहीं है यहाँ पे, इसको तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी, रॉड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी इसलिए मिली क्योंकि इसने इसके साथ में आके कोलिजन किया, तो वो इम्पल्स इसने दिया इसको परपेंडिकुलर मूव करने के लिए, रॉड के परपेंडिकुलर मूव करने के लिए। लेकिन इसके ऊपर तो जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ रॉड की वजह से लग सकता है और ये जो रॉड है वो सिर्फ अलोंग ही फोर्स लगा सकती है। तो इसके पास अगर कोई वेलोसिटी आएगी तो वो रॉड के अलोंग ही आ सकती है सिर्फ यहाँ पे, तो इट कैन मूव अलोंग द रॉड ओनली, क्योंकि इस पर फोर्स लगाने वाला सिर्फ रॉड है यहाँ पे। और उसके साथ साथ अगर मैं इस अलोंग वेलोसिटी को v1 से डिफरेंट मान लूँ तो v1 से डिफरेंट नहीं होगा वो, क्योंकि ये एक रिजिड रॉड है और रिजिड रॉड में जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं दोनों एंड पॉइंट्स की रॉड के अलोंग वेलोसिटीज़ इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मैं इसको v2 बोल देता हूँ तो v2 मस्ट बी इक्वल टू v1, क्योंकि देयर शुड बी नो अप्रोच और सेपरेशन, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो गैप है वो चेंज नहीं हो सकता है। तो इसको अगर v1 अज्यूम किया गया है तो ये भी डेफिनेटली यहाँ पर v1 होगा। तो एक बार वापस से देखते हैं, तो कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद में ये ऐसे परपेंडिकुलर गया, इसका मतलब इस पर जो इम्पल्सेस थे टुवर्ड्स लेफ्ट और अप लगे हैं यहाँ पर कंपोनेंट्स, लेफ़्ट की वजह से इस पर राइट लग जाएगा, इस पर अप लगा तो इस पर डाउन लग जाएगा, तो इसके वजह से दो वेलोसिटीज़ कंपोनेंट इसमें जनरेट हो गए। लेकिन ये सिर्फ क्योंकि इस पर जो फोर्स लगना था वो रॉड की वजह से लगना था, तो रॉड सिर्फ अलोंग लेंथ फोर्स लगा सकती है, तो इसका जो मोमेंट है वो अलोंग द लेंथ होगा ओनली यहाँ पे। और अलोंग द लेंथ होने के साथ साथ अलोंग द लेंथ ये जो दो कंपोनेंट्स हैं आपस में इक्वल होने चाहिए फ्रॉम कंस्टेंट की, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो चेंज नहीं हो सकता है। अब हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं तो वी हैव वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स हमारे पास में है यहाँ पर, तो एक तो वेरिएबल हो जाएगा u, एक हो जाएगा v और एक हो जाएगा v1। वी हैव 3 वेरिएबल्स, 3 इक्वेशंस विल बी रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस 3 वेरिएबल्स। अब कहाँ से आएंगे यहाँ पर ये वेरिएबल्स, तो अगर मैं पूरे को एक सिस्टम ले लूँ यहाँ पर, यानी कि जो ये डंबल है और प्लस यहाँ पर ये जो मास है, इस पूरे को अगर मैं यहाँ पर एक सिस्टम ले लूँ, ठीक है, मास प्लस जो डंबल है यहाँ पे, अगर इस पूरे को सिस्टम ले लूँ तो कोई एक्सटर्नल फोर्स पूरे सिस्टम पे नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्व होगा। और मोमेंटम में दो डायरेक्शन में यहाँ पे कंजर्व कर देता हूँ, एक को x बोल देता हूँ और एक को यहाँ पर y बोल देता हूँ। तो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम विल हेल्प अस, ये हमें दो इक्वेशन प्रोवाइड कर देगा यहाँ पे। तो 2 इक्वेशंस फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग x एंड अलोंग y। तो पहले अलोंग x यहाँ पर देख लेते हैं। तो अलोंग x जो इनिशियल मोमेंटम है वो है mv0, सिर्फ उस मास के पास में है। और कोलिजन के बाद में अलोंग x इस कैपिटल M का तो नहीं है, लेकिन इन दोनों स्मॉल m का होगा, तो स्मॉल m इंटू v, इसका कोई अलोंग x यहाँ पे नहीं है। तो सिंपल सी एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में आप अलोंग y यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इसको। तो अलोंग y अगर देखा जाए तो इनिशियली देयर इज़ नो मोमेंटम अलोंग y, दिस इज़ 0। और फाइनली यहाँ पर जो y के अलोंग है इसमें, तो y के अलोंग एक इसका है mu और इन दोनों का है, तो mv1 दोनों का हो जाएगा। इससे आप एक सिंपल से इक्वेशन ये बना सकते हो कि mu इज इक्वल टू 2mv1। तो दो इक्वेशन तो बहुत सिंपल से यहाँ पर आ गई हैं। अब इसके बाद में कोलिजन किस टाइप का है, तो ये हमें प्रोवाइड किया गया यहाँ पे कि कोलिजन इज़ इलास्टिक। ये कोलिजन यहाँ पे इलास्टिक है, तो इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए इसमें एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ कर लेंगे। कई लोगों का डाउट रहता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन जो आप अप्लाई करते हो E, वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी अप्रोच होता है। और सेपरेशन और अप्रोच
आपको दोनों कैलकुलेट या कुछ अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे जहाँ पर भी कोलिजन हो रहा है। और पहली बात यह है कि जो इक्वेशन लगती है वो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगती है। तो एक तो हेड ऑन कोलिजन, या हेड ऑन कोलिजन में तो बहुत आसानी से अप्लाई हो जाता है, तो ये ऑब्लिक कोलिजन है तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट अप्लाई करना होगा। और सेपरेशन अप्रोच, जहाँ पर भी इम्पैक्ट हो रहा है वहाँ पे इम्पैक्ट में जो भी इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पर इम्पैक्ट में इन्वॉल्वमेंट किन किन का है, तो इस मास का है और इस मास का है, तो इन दोनों का सेपरेशन, इन दोनों का अप्रोच चाहिए होगा। किसका अलोंग चाहिए होगा? अलोंग दी लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो वो अपने आप में थोड़ा सा टीडियस वर्क हो जाएगा इसमें, यहाँ पे इतना कन्वीनियंट रहेगा नहीं अप्रोच। जनरली ई की इक्वेशन प्रेफर की जाती है क्योंकि इसमें स्क्वायरिंग नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखना ज़्यादा आसान होगा क्योंकि वेलोसिटीज़ इजली यहाँ पर हमने अज्यूम कर रखी हैं वेलोसिटीज़ को। तो अब मैं यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो हमारी जो तीसरी इक्वेशन होगी वो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आने वाली है। तो थर्ड इक्वेशन फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एक बड़ी सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर। ये इनिशियल एनर्जी है सिंपली हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, फाइनल आप यहाँ पर लिखोगे इसमें, तो कैपिटल एम के लिए हाफ एम यू स्क्वायर, और इन छोटे छोटे दोनों मासेस के लिए अगर लिखेंगे तो हाफ ऊपर वाले के लिए जो नेट वेलोसिटी है उसका स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर, नीचे वाले के लिए अगर आप लिखोगे तो हाफ एम वी वन स्क्वायर। अब करना बस ये है कि हमें यू कैलकुलेट करना है, और बहुत आसान है यहाँ पे यू कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो इस इक्वेशन के अंदर आपको यू भी दिखाई देगा, वी वन वी ये सब दिखाई देंगे। तो आप क्या करोगे कि यू तो आपको कैलकुलेट करना है, तो इसके तो क्वेश्चन तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन बाकी को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो v को हटाने के लिए आप इस इक्वेशन का यूज़ करो, v यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, v नॉट के टर्म्स में आ जाएगा। और जो v1 है वो v1 आप u के टर्म्स में यहाँ से कैलकुलेट करके इसमें यहाँ पे और यहाँ पे रख सकते हो, तो ये आप कर लोगे। और इसको करने के बाद में जो आंसर मिलेगा मैं डायरेक्टली अब उस पर आता हूँ। तो जो आंसर हमको यहाँ पर u के लिए मिलने वाला है वो आंसर है अंडर रूट ऑफ 2m माइनस 2m डिवाइडेड बाय 2m प्लस m वी नॉट। तो ये इसका आंसर है। और ऑब्वियस है कि ये आंसर एक रूट में आया है यहाँ पर, और रूट यहाँ पर तभी वैलिड हो पाया क्योंकि हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्मॉल m इन टर्म्स ऑफ कैपिटल M। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए ये रूट यहाँ पर आप डिफाइन कर लो कि रूट कब डिफाइन होगा, तो रूट तब डिफाइन होगा जब m इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू m। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हो सकती है वो u 0 आ जाए, लेकिन 0 का कोई मतलब नहीं है, तो जस्ट m ग्रेटर देन m से हल्की सी बड़ी जो वैल्यू होगी उसके लिए यहाँ पर ये वैलिड होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि m शुड नॉट बी लेस देन m, लेस देन कैपिटल M। अगर स्मॉल m जो है कैपिटल M से अगर छोटा हुआ तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ये। तो एटलीस्ट ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जिससे कि ये क्वेश्चन वैलिड हो पाए। इसी क्वेश्चन को अब मैं यहाँ पे एक दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, और जनरली ये जो दूसरा मेथड है रोटेशन के चैप्टर्स में जनरली हम इसी मेथड को यूज़ करते हैं इन जनरल, क्योंकि अगर मासलेस रॉड ना हो तो फिर हमें इसी मेथड पे आना पड़ेगा। वो जो अभी हमने मेथड किया है वो प्राइमरली मासलेस रॉड के लिए ही हम इजीली अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें हम ये बोल पाएंगे कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स नहीं आते हैं। अब यहाँ पर इस मेथड से थोड़ा जनरल टाइप का जो मेथड है उससे सॉल्व करने के लिए देखते हैं। तो ये डंबल इनिशियली रेस्ट पे था, और यहाँ से जो पार्टिकल आ रहा था इसकी जो वेलोसिटी थी दैट वाज v नॉट। कोलिजन के बाद सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं, तो कोलिजन के बाद की सिचुएशन है यहाँ पर अब ये। तो कोलिजन के बाद मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जो डंबल है, डंबल का जो सेंटर है, मैं इंडिविजुअल इन दोनों के ना अज्यूम करके मैं डंबल का जो सेंटर है उसके लिए अज्यूम कर लेता हूँ। तो ये तो पता है कि u वेलोसिटी से परपेंडिकुलर जा रहा है, ये u कैलकुलेट करता है वैसे यहाँ पे। और डंबल का जो सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास डंबल का है, इसका ध्यान रखेंगे। ये L/2 और L/2 डिस्टेंसेस हो जाएंगी। और क्योंकि इसने जो इम्पल्सेस लगाए हैं वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या x और y दोनों में लगाए हैं यहाँ पर, तो सेंटर ऑफ मास जो भी इस रॉड का होगा उसमें वेलोसिटीज़ दोनों डायरेक्शन में जनरेट होंगी। तो मैं यहाँ पर एक वेलोसिटी v1 अज्यूम कर लेता हूँ, और जो दूसरी वेलोसिटी है, क्योंकि अभी हमने पहले भी देख रखा है कि ये नीचे की तरफ ही मूव करते हैं, तो इसको मैं नीचे अज्यूम कर लेता हूँ। ये सपोज़ v2 है, तो v1 एंड v2 ये दो वेलोसिटीज़, एक रॉड के परपेंडिकुलर और दूसरा रॉड के अलोंग अज्यूम कर लिया गया इसमें। और उसके साथ साथ यहाँ पर रॉड सपोज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है, जो डंबल है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है, ये हमने यहाँ पर इसमें अज्यूम कर लिया। अब इसके बाद में जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं इसमें,
वो वेरिएबल्स अगर देखे जाएं तो v1, v2, ओमेगा और u, वी हैव 4 वेरिएबल्स, v1, v2, ओमेगा और u तो कैलकुलेट करना ही है। तो ये 4 वेरिएबल्स यहाँ पर हैं। 4 वेरिएबल्स हैं तो इक्वेशंस कहाँ कहाँ से आएंगे पहले उसको समझ लेते हैं। तो ऑब्वियस है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम के लिए अभी वैलिड है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ वैलिड और इसको आप अप्लाई कर सकते हो अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई। तो यहाँ से 2 इक्वेशंस जनरेट हो जाएंगी, सपोज दिस आर एक्स एंड वाई डायरेक्शंस। फिर उसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, किसके अबाउट अप्लाई करूँगा वो अभी देखते हैं। तो 1 इक्वेशन फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिर उसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, तो 2 + 2 ये 4 इक्वेशंस यहाँ से मिल जाएंगी। उन 4 इक्वेशंस को अब कैसे कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो आसान सी इक्वेशंस हमको लिख लेता हूँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और पहले मैं एक्स के अलोंग यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ। तो एक्स के अलोंग इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा mv0, और सेंटर ऑफ मास पे एक तरीके से 2m मास यहाँ पे बोल सकते हैं इसमें, और ये तो एक्स का अलोंग मूव नहीं कर रहा है तो ये 2mv1 हो जाएगा। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। वाई के अलोंग आप यूज़ करो इसको, तो वाई के अलोंग इनिशियली कुछ है नहीं यहाँ पे, और बाद में है mu, और ये नीचे की तरफ अज्यूम किया गया है तो 2mv2। इसको थोड़ा आप सही कर लो तो mu इज़ इक्वल टू 2mv2। ठीक है, सेकंड इक्वेशन यहाँ पे आ गई है। इसके बाद में मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर जो होता है, ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट कोई टॉर्क ना हो, ठीक है, तो उस पॉइंट के अबाउट अप्लाई करते हैं। अब इसमें अगर मैं ये पॉइंट बोलता हूँ कि रॉड का सेंटर ऑफ मास ले लिया जाए, जो पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं उसमें हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि वो पॉइंट इनर्शियल होना चाहिए। अगर वो पॉइंट नॉन इनर्शियल हुआ तो उस केस में जब मैं उस पॉइंट का यूज़ करूँगा, अगर वो नॉन इनिशियल हुआ तो उस केस में सूडो फोर्सेस अप्लाई करने पड़ेंगे, और सूडो फोर्सेस अप्लाई करके फिर उनका सूडो टॉर्क लेना पड़ेगा। अगर मैं पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उठा लेता तो पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उस पर ऑब्वियस है कि कोई एक्सटर्नल फोर्सेस तो है नहीं, तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर लिया जाता तो वो एक इनर्शियल पॉइंट होता है यहाँ पर, और उसका एक्सेलरेशन 0 होता। माइंड यू कि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है वो पूरे सिस्टम का नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक डंबल का सेंटर ऑफ मास है, और डंबल का सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास डंबल का पहले रुका हुआ था, चल पड़ा यहाँ पर ये। इसका मतलब कि डंबल का जो सेंटर ऑफ मास है वो इनर्शियल पॉइंट नहीं है, वो नॉन इनर्शियल पॉइंट है यहाँ पर। और अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूँ, इस डंबल के इस पॉइंट को अगर मैं लेता हूँ तो दैट विल बी ए नॉन इनर्शियल पॉइंट, और फिर उसके एवज में मेरे को सूडो फोर्सेज और इन सब में जाना पड़ेगा। तो बहुत बार ये टेक्स्ट बुक्स में या कहीं मेंशन नहीं किया जाता, और ऐसे बोल दिया जाता है कि रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर लो, लेकिन वहाँ पर जो पॉइंट हम लेते हैं वो पॉइंट जो होता है वो रॉड का पॉइंट नहीं होता है। ये पॉइंट हम यहाँ पर ले रहे हैं ग्राउंड पर, तो ये पॉइंट हम ग्राउंड पे ले रहे हैं जो कि इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर रहा है। या फिर आप ऐसे बोलो कि स्पेस में हम वो पॉइंट ले रहे हैं, और स्पेस में वो पॉइंट ऐसा ले रहे हैं कि दैट इज़ ऑलमोस्ट कोइंसाइडिंग विद दिस पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अबाउट अ पॉइंट, तो बहुत बार इसको सिर्फ इतना लिख दिया जाता है बुक्स में कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट, रॉड का सेंटर ऑफ मास, लेकिन वो गलत है लिखना। तो अबाउट ए पॉइंट विच कोइंसाइड्स, अबाउट ए पॉइंट इन स्पेस, या आप ग्राउंड भी बोल सकते हो इसको, विच कोइंसाइड्स विथ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। और ये पॉइंट क्योंकि स्पेस है, ग्राउंड पे है, तो उसका कोई मोमेंट नहीं है, और वो पॉइंट एक इनर्शियल पॉइंट होगा। उस इनिशियल पॉइंट के अबाउट यू कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विदाउट वरिंग अबाउट सूडो टॉर्क्स और सूडो इम्पल्सिव टॉर्क्स। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब मैं इसके अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूँ, तो एल इनिशियल फाइनल इनको इक्वेट करता हूँ। तो इनिशियली बस इसके वैसे ही होगा, जो पार्टिकल मूव कर रहा है, मास मूव कर रहा है, तो mv0 और सेंटर से डिस्टेंस l/2। जो इसका सेंस होगा वो क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन आप देख सकते हो ये जो u है वो u यहीं पर ही है बिल्कुल, और ये जो u है वो ऑलमोस्ट इस सेंटर से पास कर रहा है, तो इसके वजह से कुछ भी नहीं आएगा, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो ख़त्म हो गया। सॉरी, जो u है वो u यहाँ पर जस्ट इस सेंटर से ही पास कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल इसके पास में ही है। वो तो अलग थोड़े से ड्रॉ कर दिएंगे डायग्राम की क्लैरिटी के लिए, अदरवाइज जस्ट यहीं पर है, और ये u जो है वो सेंटर से पास कर रहा है। तो अगर सेंटर से पास कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके वैसे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। अब
जब आप किसी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन वाले सिस्टम का लिखते हो, तो अब मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सिर्फ रॉड का लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं अलग अलग दो हिस्सों में डिवाइड करके लिख रहा था, अलग से मैं इसका लिख रहा था, अलग से मैं इसका लिख रहा था। और जब मैं इसका लिखूँगा तो एक तो होता है आर सी एम इंटू वी, आर सी एम क्रॉस वी सी एम, तो इसी पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूँ तो आर सी एम जीरो हो जाएगा। तो इसका जो ट्रांसलेशन मोशन है उसके वैसे नहीं आएगा, जो इसका रोटेशन मोशन है बस उसी का यहाँ पर दिखाई देगा टर्म इसमें, और वो हो जाएगा यहाँ पे आई सी एम इंटू ओमेगा। और ये आई सी एम क्या हो जाएगा इसके लिए, तो दोनों मासेज हैं यहाँ पर, एम एल स्क्वायर बाई 4, एम एल बाई 2 है, उसका स्क्वायर मैंने किया था एम एल स्क्वायर बाई 4, और एम एल बाई 2 का स्क्वायर एम एल स्क्वायर बाई 4 इंटू ओमेगा। ये बन जाएगा आपका एम एल स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। सॉरी ये कैपिटल एम है, इसका ध्यान रखेंगे। सॉरी दिस इज स्मॉल एम, कैपिटल एम फॉर दैट मास। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। ये तीसरी इक्वेशन यहाँ बन चुकी है इसमें। इसके बाद फोर्थ नंबर इक्वेशन फिर वही होगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप यहाँ पे आप लिख सकते हो हाफ कैपिटल एम वी नॉट स्क्वायर इनिशियली यहाँ पे, और जो फाइनली है हाफ एम यू स्क्वायर। और अब इस रॉड के लिए लिखना है तो रॉड के लिए रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन कैसे लिखोगे, तो हाफ एम, एम हो जाएगा 2m, वी सी एम का स्क्वायर तो वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, प्लस हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो आई सी एम हमने पहले देख रखा है, एम एल स्क्वायर बाई 2 आता है इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें भी आपको वही करना है कि यू कैलकुलेट करना है, वी वन वी टू ओमेगा, इन तीन इक्वेशन आ जाएंगे। वी वन आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, वी टू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, ओमेगा यहाँ से कैलकुलेट करोगे, उन तीनों को आप यहाँ पे रखोगे तो इस फोर्थ इक्वेशन से आप यू निकाल सकते हो, और आप देखोगे कि वही यू मिल जाएगा जो हमने मेथड नंबर 1 में कैलकुलेट किया था।